नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, अभी जो पूरा विश्व, पूरी दुनिया जिन हालात से गुजर रही है वो आप सब लोग देख रहे होंगे। सोशल मीडिया है, टेलीविजन है। उधर यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा था, इधर हमास ने हमला कर दिया इसराइल के ऊपर, फिर इसराइल ने हमास पे हमला कर दिया। त्रासदी है, युद्ध होना, जंग होना, लोगों की मौत होती है, बच्चे, औरतें, बुजुर्ग, बूढ़े जो भाग भी नहीं सकते हैं वो मर जाते हैं। इतनी तादाद में लोगों की मौतें हुई हैं और दोनों तरफ हुई हैं। और उधर हिजबुल्लाह की तरफ ज्यादा हो गई हैं क्योंकि पूरा मिलिट्री का इस्तेमाल इसराइल ने किया है। और इसलिए किया है क्योंकि हमास ने वहां पर पूरा एक फौज की तरह से हमला किया था, तो उनका सेल्फ डिफेंस है, तो उन्होंने भी हमला किया जिससे बहुत ज्यादा मौतें हो गई हैं। हॉस्पिटल के ऊपर बम गिराए गए, हॉस्पिटल तहस नहस हो गया है। कहते हैं कि 700 से 800 लोग हॉस्पिटल में मर गए हमास की तरफ। अब ये किसकी साजिश है, कौन बरसा रहा है? इसराइल की तरफ से खबर ये आई कि हमारी तरफ से उनकी मिलिट्री, उनके आईडीएफ है, इजरायली डिफेंस फोर्सेस का, कि हमने हॉस्पिटल पे बम नहीं बरसाया। और इसी तरह से खबरें ये भी निकल के आ रही हैं कि कहीं कहीं देखा गया है कि जब हारने लगते हैं, उनको पीछे हटना होता है, तो लोगों की सिंपैथी और लोगों की कहते नहीं कि हमदर्दी हासिल करने के लिए इस तरह के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, अपने लोगों पर हमला करते हैं, अपने लोगों को मारते हैं और अलग अलग भेस बदल के भी ऐसा करते हैं। और उसके बाद इल्जाम लगा दिया जाता है कि दुश्मन ने हमारे पर हमला किया। ये हॉस्पिटल की कहानी हमको कुछ ऐसी ही लगती है। और ये अगर आप देखिए तो चला आ रहा है सदियों से, आज भी नहीं। अब देखिए 75 साल भी पहले भी एक घटना हुई थी। उस घटना को मैं इससे जोड़ना चाहूंगा कि वो कल का दिन गया है। कल 22 तारीख थी, परसों 21 तारीख थी। 21 अक्टूबर वो रात थी, 21/22 की रात थी जब कबायलियों ने, सो कॉल्ड कबायलियों ने कश्मीर पे हमला किया था और कश्मीर के एक टुकड़े को उन्होंने तोड़ लिया। 21/22 की अक्टूबर 1947 की रात जब अचानक कबायली फौजी थे वो, एक्चुअली वो अभी मैं बताऊंगा, कबायली उतरने लगे मुजफ्फराबाद और आपके मीरपुर के इलाके के अंदर, और उन लोगों ने चारों तरफ से लोगों को घेर लिया और वहां पर कत्लेआम शुरू हुआ। कहते हैं कि 20,000 हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था। मुजफ्फराबाद, मीरपुर जो पीओके है उस एरिया के अंदर जो क्षेत्र चला गया पाकिस्तान की तरफ। बाद में एक किताब आती है और वो मेजर जनरल अकबर खान ने लिखी, रेडर्स इन कश्मीर। मैं शायद इस किताब के बारे में 1.5 साल पहले बोल चुका हूं, मेरी वीडियो है, देखिएगा जरूर, कि वो मेजर जनरल अकबर खान ने किताब इंग्लैंड में जाकर लिखी और उन्होंने सच्चाई बताई। उस किताब में लिखा कि ये कबायली हमला नहीं था, ये पूरी पाकिस्तान की रेगुलर आर्मी थी। और ये तय किया गया था जब पता चला कि महाराजा हरि सिंह 20 तारीख की रात को, 20 अक्टूबर को खबर ये आई कि दिल्ली से कोई आया है और उन्होंने बैठ करके बात करी। महाराजा हरि सिंह ने उनकी बात मान ली है। महाराजा हरि सिंह ने मन बना लिया है कि वो भारत के साथ जाएंगे, पाकिस्तान के साथ नहीं जाएंगे। यहां पे आपको मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, वो मिलने वाला शख्स और कोई नहीं था जिनको लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल ने खास करके भेजा था, और वो थे सदाशिव गोलवालकर जी, जिनको गुरु जी कहते हैं। उस टाइम के वो सरसंघचालक थे। उनसे लौह पुरुष ने कहा था कि आप जाएंगे तो महाराजा को समझा सकते हैं, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू थक गए थे, हार गए थे, उनकी बात नहीं मान रहे थे। 2 महीने गुजर चुके थे, भारत के विभाजन हो चुका था, लेकिन कश्मीर का फैसला नहीं हो पा रहा था। तो गुरु गोलवालकर ने जाकर उनको मनाया, समझाया, वो तैयार हो गए। और ये खबर जब पाकिस्तान को पहुंच गई तो उन्होंने 21 तारीख को हमला कर दिया। मेजर जनरल अकबर खान लिखते हैं अपनी किताब के अंदर कि रावलपिंडी के गैरिसन के अंदर मीटिंग बुलाई गई। उसमें जमात इस्लामी का भी एक लीडर मौजूद था, ये खुद भी मौजूद थे। और वहां पर हुक्म आया हुआ था लियाकत अली खान का, जो उस समय के वहां के प्राइम मिनिस्टर थे, और उनके हमको कश्मीर को अपने हाथ से जाने नहीं देना किसी भी कीमत के ऊपर। और वहां पे मुस्लिम की आबादी ज्यादा है, हमको उनका ब्रेन वॉश करना, उनके बीच में जाना है, किसी भी तरह हमको कश्मीर को इधर मिलाना है। और जब ये खबर उनको पहुंच गई कि साहब महाराजा जा रहे हैं, तो उन्होंने बहुत जल्दी दिखाई और 21/22 अक्टूबर 1947 की रात को उन्होंने हमला कर दिया। और वो कबायली के कपड़े पहना के लाए गए, अपने लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। उसमें पठान सोल्जर थे रेगुलर, उसमें पंजाबी सोल्जर थे रेजिमेंट टीम की पाकिस्तान की, और वहां जनरल उस जमाने का ब्रिटिश था। उसने अचानक हमला करके वहां के 20,000 हिंदुओं का कत्लेआम किया, 400 से 500 गांवों को ओवररन किया। उसके बाद की कहानी आपको पता है। 26 अक्टूबर को फिर एक इंस्ट्रूमेंट साइन हुआ, ट्राई पार्टी एग्रीमेंट हुआ महाराजा हरि सिंह के बीच में, भारत सरकार, लॉर्ड माउंटबेटन ने, और ओरिजिनल पेपर ब्रिटिशर्स अपने साथ चले गए।
भारत सरकार ने उस कागज के लिए 2019 की बात है, सितंबर के महीने में ब्रिटिश हाई कमिश्नर को लिखा कि जो वो हमारी ट्रीटी हुई थी, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट साइन हुआ था, वो कृपया हमको उसकी कॉपी दी जाए, क्योंकि ओरिजिनल कॉपी वो लेके चले गए थे। उस जमाने में फोटो कॉपी होती नहीं थी, उसकी डुप्लीकेट कॉपी थी नहीं। ब्रिटिशर्स ने 12 सितंबर 2019 को वो डॉक्यूमेंट इंडियन हाई कमिश्नर को सौंपे लंदन के अंदर, और उस डॉक्यूमेंट के अंदर क्लियर कट लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर का इलाका, लद्दाख रीजन का इलाका जो है भारत के साथ उसका विलय हो रहा है। महाराजा हरि सिंह के उसमें सिग्नेचर है और लॉर्ड माउंटबेटन उसके अंदर विटनेस है, लेकिन इतने सालों से पाकिस्तान ने उसको कब्जे में किया हुआ है। गिलगित बल्तिस्तान तो धोखे से चला गया, किसी ने ध्यान में नहीं दिया था। मेजर ब्राउन, उस जमाने विलियम ब्राउन था वहां का जो गिलगित एजेंसी का ऑफिसर, वो इंडियन आर्मी का था जो गया और उसने जाके वहां पे म्यूटनी करी। जब पाकिस्तान के टुकड़े हुए, पाकिस्तान अलग टूट कर गया, तो उसने वहां गिलगित बल्तिस्तान, वहां के स्काउट, हुंजा स्काउट, गिलगित स्काउट, जिसने अपने वहां पे लोग भर्ती किए थे, उनसे हमला कर दिया उसने। वहां के अधिकारियों को कब्जे में ले लिया। वहां की जो महाराजा हरि सिंह के वजारत के लोग थे उनको अरेस्ट कर लिया, कुछ लोगों को मार दिया गया। लेकिन बात बड़ी अजीब सी है कि ये अक्टूबर में जब हमला कबायलियों ने किया, उस समय तक के, बल्कि नवंबर तक के महाराजा हरि सिंह का राज था, वहां उनकी वजारत थी, शिगर थी, हुंजा थी, गिलगित था, स्कर्दो वैली, स्कर्दो मेन सिटी हुआ करता था उस जमाने के अंदर। तो लद्दाख से एक ऑफिसर को भेजा गया। 3 नवंबर 1947 की बात है कि आप जाके कमांड को संभालो स्कर्दो की। उनका नाम था कर्नल शमशेर जंग। कर्नल शमशेर जंग जो थे थापा, कर्नल शमशेर जंग थापा जो थे, वो इंडियन आर्मी के ऑफिसर थे। उनको पोस्ट किया गया 3 नवंबर 1947 को। ये बहुत ध्यान रखने की बात है, तब तक वहां पे कोई कबायली या कोई छद्मवेशी, वहां की रेगुलर मिलिट्री तब तक नहीं पहुंची थी। उसके बाद दिसंबर आती है, बर्फ काफी गिर जाती है, उसके बाद वहां से हमला शुरू होता है और वो मेजर ब्राउन अपने सोल्जर्स को लेकर के स्कर्दो वैली को घेरता है। 8 महीने तक के उस कमांड को होल्ड करके रखते हैं, बचा कर रखते हैं कर्नल शमशेर जंग थापा साहब। और वो थापा साहब को घायल हो गए थे, उनको लाया गया था, हमारा गांव होता है गोल, वहां उनको रखा गया 11 दिन छुपा करके। उसके जब इंडियन आर्मी आई तो उनको वापस लाई, लेकिन आखिरी सोल्जर इंडियन आर्मी का लड़ता रहा कर्नल थापा जी के साथ। उसके बाद हथियार उठा लिए हमारे बल्तिस्तानियों ने, जो लोकल सिविलियन थे, उन लोगों ने लोहा लिया और अपनी वैली में 8 महीने तक के मेजर ब्राउन और पाकिस्तान आर्मी को घुसने नहीं दिया। ये इतिहास है। आज के बच्चों को कुछ भी बताया जा रहा है, झूठ बताया जा रहा है, क्योंकि जो किताबें लिखी गई हैं, जिनके बयानात हैं, खुद कर्नल साहब की अभी 98 में डेथ हुई है, महावीर चक्र उनको मिला था ब्रिगेडियर होकर के, उनकी डेथ हुई है। और वो विटनेस है वहां के। मुझे भी 4 महीने वहां जाने का मौका मिला, मैंने भी देखा कि किस तरह से बातों को बदल दिया था, कैसे झूठ बोला जाता है और कुछ से कुछ तस्वीर बनाई जाती है और अपने ही लोगों का अपने पे हमला कराया जाता है। बिल्कुल वही मैं यहाँ पे आता हूँ हमास की बात। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि हमास ने खुद सिंपैथी हासिल करने के लिए, क्योंकि बाइडेन का दौरा हो रहा था अमेरिका के प्रेसिडेंट, और उसी टाइम ये हॉस्पिटल पे हमला होता है और उसके बाद जो आपको सब न्यूज आपने देखा होगा, 700-800 लोग मर जाते हैं। दर्दनाक है, भयानक है, और ये कहते हैं इंसानियत के खिलाफ है। जिसने भी किया हो, चाहे इजराइल की फोर्सेस ने किया हो और चाहे हमास के लोगों ने किया हो, ये दर्दगी की एक लिमिट क्रॉस हो गई कि एक हॉस्पिटल के ऊपर हमला किया, इस तरह से मारा गया। लेकिन सच्चाई तो यह है कि कई बार ऐसा देखा गया कि अपने लोगों को मारा है। 80s के दौर की बात है, जब पीएलओ जो इतने भी सोल्जर थे, पीएलओ के भी मिलिशियाज हुआ करते थे, क्रिश्चियन मिलिशियाज हुआ करते थे लेबनान के। रोज लड़ाइयां होती, अमल मिलिशिया होता था, अल फतह थी, वो रोज लड़ते थे, रोज गोलियां चलती थी, तहस नहस हो गया था। 2 साल तक के बेरूत एयरपोर्ट बंद रहा था, 86-87 में बंद रहा था। पहाड़ के ऊपर क्रिश्चियन मिलिशिया हुआ करते थे, एक तरफ पीएलओ के लोग होते थे, दूसरी तरफ अमल मिलिशिया होते थे, अल फतह वाले होते थे, इनकी लड़ाइयां चल रही थी। वहां तो एक माहौल ही ऐसा बना हुआ है। ये काफी समय से लेबनान के अंदर सुकून था, लेकिन अभी हमास ने जो हरकत करी है, अचानक एकदम से हमला कर दिया। टेररिस्ट अटैक आप करते रहते थे, लेकिन उसका अचानक हमला कर दिया। वो भी उनके यहाँ एक कॉन्सर्ट हो रहा था जहां विदेशी काफी आए हुए थे, बिल्कुल पास ही में थे, और वहीं पे 700-800 लोग मर गए और पूरी तरह हमला किया। लेकिन गलती कर बैठा हमास, जिस पे हमला कर रहा था। एक बड़ी स्टेट है, कंट्री है, न्यूक्लियर पावर है, वो पीछे हटने वाली नहीं। उसने कहा कि हमास को हम तहस नहस कर देंगे। हमास के ऊपर जो भी उन्होंने कार्रवाई करी, आप सबको पता है, पूरी एयरफोर्स को यूज किया, मिलिट्री को यूज किया, उनके कमांडोज को यूज किया, घर घर जाके उन्होंने मारा है, पूरे गाजा पट्टी को खंडर में बदल दिया है। ये क्या उन्होंने बददिमागी करी, क्या अकल लगाई थी? एक तो हमास का ये इतिहास रहा है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें वहां पे खड़ी हुई थी, जो गाजा पट्टी के एरिया के अंदर खुद बेसमेंट में अपना अड्डा बनाते थे।
जहां पे पब्लिक रहती थी उसके बीच में अपना अड्डा बनाते थे, शील्ड बनाते थे, ह्यूमन शील्ड बनाया है औरतों को। मेरे पास बहुत सारे बयान हैं। मैंने अभी रिसेंटली एक किताब पढ़ी है, सन ऑफ हमास, बड़े लीडर के सन की पूरी उसने कहानी बताई कि हमास करता है क्या है, क्या क्या हरकतें करता है, फंड कैसे अरेंज करता है। इसका फादर खुद टेररिस्ट था, उसने लिखा है। तो हमास को सपोर्ट करना, बहुत से हमारे की पार्टी है, बहुत से मुसलमान है जो हमास के नाम पे अपने, वो हमास जो है इसराइल के लिए, मतलब आप इसराइल को खत्म करने के लिए किसी से भी हाथ मिला लेंगे, किसी टेररिस्ट को भी आप वाहवाही करेंगे उसकी। हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और रही बात जो मैं कहता चला रहा हूं काफी टाइम से कि ये भी देखना पड़ेगा इनको, इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को कौन सपोर्ट कर रहा है। यही हिजबुल्लाह ने किया। हिजबुल्लाह ने भी अपना फ्रंट खोल दिया। इधर हमास ने हमसे जंग चल रही थी, उधर हिजबुल्लाह ने इजराइल पे किया, तो इजराइल ने फिर फायरिंग शुरू करी। इजराइल का एक ऑफिसर भी मर गया उसमें। और खबर यह भी है कि सीरिया के बॉर्डर के उस पार, जो सीरिया जो ऊपर वेस्ट बैंक से ऊपर आइएगा, उनका मैप उठा के देखिएगा, जो डेड सी है वहां पे जॉर्डन है, वेस्ट बैंक का जो इलाका जैसे रमल्ला का जहां पे फिलिस्तीनी है, वहां के जो प्रेसिडेंट है महमूद अब्बास साहब, जिन्होंने कंडेम किया इनको हमास की हरकत को, कहा कि इन्होंने हमको नुकसान पहुंचाया। और देखिए भारत सरकार रिलीफ भेज रही है, भारत सरकार फिलिस्तीनियों को रिलीफ भेज रही है। वो रिलीफ जो है हमारा गजा पट्टी भी जाएगी, वो रमल्ला भी जाएगी। रमल्ला में नहीं कुछ हुआ, वहां पे तादाद ज्यादा है। और वहां के अलकुद्स जो मॉस्क है सबसे बड़ी, उसके अंदर वो लोग जाते भी हैं नमाज पढ़ने के लिए, बैतुल मुकद्दस। वहां पे 70% जो है फिलिस्तीनी नमाज अंदर जाता पढ़ने के लिए। यहूदी अंदर नहीं जा सकता, क्रिश्चियन अंदर नहीं जाता, वो बाहर की दीवार पर पकड़े खड़ा रहता है। और जो ये एक कहते नहीं, एक नैरेटिव चला रहा बरसों से कि कब्जा कर रखा है, फिलिस्तीनियों ने कब्जा कर लिया, नहीं इसराइलियों ने कब्जा कर लिया, सॉरी इसराइलियों ने कब्जा कर लिया फिलिस्तीन की जमीन पे। अरे फिलिस्तीन की जमीन थी कहां भाई? इस्लाम आने से 2000 पहले से वहां पे यहूदी रह रहे हैं। यहूदी तो मदीने में भी रहते थे, और यहूदी पहले से यरूशलेम में थे पहले से। हजरत इब्राहिम को मानते हैं, हजरत जिब्राइल को वो मानते हैं, उनके बेटे को हजरत इसहाक को जो आइजक कहते हैं उनको मानते हैं, हजरत याकूब जिनको जैकब कहते हैं उनको मानते हैं, बनी हाशिम है, बनी इजराइल उनके बेटे हैं, उनको मानते हैं, जिनका जिक्र कुरान के अंदर है, कुरान मजीद के अंदर जिक्र है। और वही हमास अपने चार्टर में ही लिखता है कि हम इजराइल को और इजराइल के नाम को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे, एक एक यहूदी को हम खत्म कर देंगे। कहां का ये चार्टर है, जरा सुनिए। क्या इजराइल का नाम खत्म कर देंगे, या बनी इजराइल का नाम खत्म कर देंगे? जो दर्ज है कुरान मजीद के अंदर 25 बार जिक्र आया है बनी इजराइल का। ये साहबजादे हैं, पोते हैं हजरत इब्राहिम के, तो कैसे हो सकता है? जब तक के कुरान मजीद में नाम है तब तक इजराइल का नाम है रहेगा। और रही बात कि साहब के मैं किसी का फेवर कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, मैं वो बता रहा हूं जो ट्रुथ है। पढ़े लोग पढ़ते नहीं है, मैं पढ़ रहा हूं, स्टडी कर रहा हूं। और ना मैंने उम्मुल कुरा की पढ़ी है तैफ वालों की, और ना मैंने पढ़ी है कौम वालों की ईरान की। मैं पढ़ रहा हूं अल अज़हर यूनिवर्सिटी की पढ़ रहा हूं, काफी बरसों से मैं पढ़ता हूं, उनके ट्रांसलेशन में पढ़ रहा हूं, उनके कुरान मजीद का। जो लोग इनका अलग है उनका अलग है। सूरों के मैंने तर्जुमे देखे हैं क्या कह रहे हैं। और इन्हीं में तंजीमें थी जिन्होंने झगड़ों को जिहाद का अल्फाज दिया। तभी आपके जो गैर मुसलमान है वो जिहाद को समझने लगे जंग। देने वाले आप लोग हो, हर चीज पीछे जिहाद। जिहाद माने मिशन होता है। जरा देख लें तो जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद किसके लिए किया था? जिहाद दो तरह के होते हैं, दो तरह के हैं जो कुरान के अंदर जिक्र है, जिसका एक जिहाद अकबर और जिहाद असगर। जिहाद अकबर यानी बहुत बड़ा, सबसे बड़ा मिशन, सबसे बड़ा जिहाद वो था। वहां की अरबों की कुर्तियां, वहां पे औरतों को बेच डाला करते थे, वहां औरतों को ऐसे सामान की तरह लूटपाट करते थे। ये खत्म करने के लिए लड़की पैदा होगी उसको जिंदा रेत में गाड़ देते थे। उसकी कुर्तियों को ये खत्म करने के लिए जिहाद चलाया था। उन्होंने रिफॉर्मेशन कह दीजिए, जो भी वर्ड इस्तेमाल के लिए अरब वर्ल्ड के अंदर की ये सब इतनी घिनौनी हरकतें यहां पर होती है। ये तो मक्के के आसपास हुआ करती थी, मक्का मुकर्रमा जिसको हम कहते हैं, वहां पर लोगों ने कब्जा कर रखा था। इन्होंने जाके जंग लड़ी थी जनाब मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसके लिए जिहाद था। जिहाद मारकाट का नाम नहीं। और जिहाद असगर जो सबसे छोटा जिहाद है वो लड़ाई झगड़े से रिलेटेड है, और वो भी है किसी ने किसी को थप्पड़ मारा, किसी ने कुछ बुरा भला कहा तो वो जिहाद असगर है, तुम उसको जवाब दोगे। ये है। आपने तो जिहाद को जंग का रूप दे दिया। देने वाले कौन? ये मुसलमान है। वो आईसिस आ गए, उनका तो जिहाद, उनके झंडे पे ला इलाहा इल्लल्लाह लिखकर गर्दन काट रहे हैं। क्या बात करते हैं? उनको किसी ने रोका नहीं। क्या आप जिहाद और टेररिज्म फैला रहे हो और लोगों का गला काट रहे हो, और हर गैर मजहबी का आप गला काट रहे हो,
उसकी वीडियो बना के डालते हो, ये कहां का इस्लाम था? ये बताएं, ये कहां का इस्लाम है? अरे कुरान के अंदर तो ये है कि गैर मुस्लिम, अगर आपने नमाज की नियत बांध ली हो, सूरा है, तो आप लोग भी जानते होंगे, जो हमको सुन रहे हो सकता है कोई मौलाना सुन रहे हो, उलमा इकराम सुन रहे हैं, उस सूरे के अंदर है कि अगर आप नमाज की नियत बांध चुके हो, नमाज की नियत बांधने के बाद आप तोड़ नहीं सकते। कि आपके पास से गैर मुस्लिम गुजर रहा हो, उसके पैर में सांप लिपट जाए, तो आप नमाज तोड़ के उसकी जान बचाओगे। उसी तरह कंटिन्यूटी के अंदर है कि अगर वो दरिया में डूब रहा है तो नमाज तोड़ के जाकर के पहले उसकी जान बचाओगे। यह गैर मुस्लिम की बात हो रही है, कुरान के अंदर जिक्र हो रहा है। कहां पे जिहाद है? कहां पे है कि गैर मुस्लिम को मारना जिहाद है? गैर मुस्लिम को मारना वाजिब कत्ल है? किसने कहा? ये किसने ट्रांसलेट किया कुरान को? ये कौन लोग हैं? ये मेरी बातें बड़ी बुरी लग रही हैं आजकल। मुझे एक आध फोन आए, हमारे दोस्तों को फोन आए, हमारे दोस्तों ने कहा ये क्या कर रहे हो, तो हमास खिलाफ बोले। मैंने कहा मैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ बोल रहा हूं। कल आप यार ईरान के खिलाफ बोल रहे हो। मैंने कहा ईरान की पॉलिटिक्स के खिलाफ बोल रहा हूं। वहां की पॉलिटिक्स जो है गुमराह कर रही सारे शियों को, वो हिंदुस्तान के शियों को भी गुमराह कर रहे हैं। उनका सिर्फ मकसद एक पॉलिटिक्स है। अगर उनको हमदर्दी हो शियों से या इस्लाम से, मुसलमान से, तो आकर के वो देख लें, जो स्लम देख लें लखनऊ के अंदर का, जहां से अलम उठते हैं, जरा जाए ना सज्जाद बाग से वो गौ घाट तक के देख कर आए किस तरह गुरबती में शिया रह रहा है। क्या बात कर रहे हैं? अगर आपको इतनी हमदर्दी थी अजरबैजान को, आपने सपोर्ट क्यों नहीं किया था? शिया स्टेट है वो। अभी जब अर्मेनिया से जंग हुई थी, ईरान अर्मेनिया को सपोर्ट कर रहा है, क्रिश्चियन स्टेट को, तो शिया स्टेट को क्यों नहीं सपोर्ट किया था? यहूदी पहुंचे थे, इजराइल की फोर्सेस कमांडर्स पहुंचे थे, उन्होंने रोका था जाकर के अर्मेनियन फौजों को जो आगे बढ़ रही थी अजरबैजान पर। यह पॉलिटिक्स नहीं तो क्या है? और हमारे यहाँ बेवकूफ बनाया जा रहा है, रेडिकलाइज किया जा रहा है, शिया पागल हो जा रहे हैं। ईरान कमाल कर दिया यार। हम जिस मुल्क के अंदर रहते हैं, पहला मुल्क हमारा वो है। हम ईमान की बात करते हैं। हम ना तो किसी उलमा इकराम की बात शान के खिलाफ कर रहे हैं, ना हम किसी इस ऑर्गेनाइजेशन, किसी मदरसे के खिलाफ बात कर रहे हैं। हम सिर्फ पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, जो ईरान की पॉलिटिक्स है। और उनका ये कि साहब इसराइलियों ने कब्जा कर लिया, जमीन छुड़वा रहे। अरे इसराइलियों ने तो इतना मारा पीटा गया है, ओटोमैन के टाइम में इतना उनको मारा पीटा गया, सब छोड़ छाड़ भाग गए थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने आना शुरू किया, और ये फिलिस्तीनों ने जमीनें बेची उनको बड़े महंगे दाम पे। उन्होंने जमीन खरीद के अपना शहर बसाया है, कब्जा नहीं किया है। क्या कब्जा किया? वो तो उनकी नेटिव प्लेस था यहूदियों का। कोई कह दे कि यहूदी नहीं थे वहां पे यरूशलेम के अंदर, ये तो कुरान के अंदर भी जिक्र है भाई, तो मदीने में भी थे वो। कैसी बातें करते, मेरे समझ से बाहर की बात है कि कब्जा कर लिया। कब्जा फिलिस्तीनियों से मैं पूछता हूं, तुम अरब कब हो? किसी अरब से पूछिए, फिलिस्तीनी को पसंद नहीं करता कोई अरब। मैं रहा हूं मिडिल ईस्ट के अंदर, 16 साल घूमता रहा हूं, मैं लीबिया तक के रहा हूं। फिलिस्तीन को पसंद नहीं करता। तो यासर अराफात ने शुरू कर दिया था, जब वो वहां के इजिप्ट के, वहां के कायरा की यूनिवर्सिटी छोड़ के आए थे, तो वह स्टूडेंट लीडर थे, उसको कंटिन्यू करने में उसने पीएलओ बना ली उन्होंने आकर के। वो अरब कब से अरब हो गए थे? वो फिलिस्तीनी जो है बसे, जिस जगह जहां बसे हुए हैं, वहां पर मंगोलियन भी आए, कर्कश भी आए, कुर्द भी आए, अर्मेनियन भी आए, और ओटोमन टाइम के काफी सोल्जर रह गए वहां पर। अरब कहां थे? किसी अरब से पूछिए कि फिलिस्तीनी की अरबी है क्या? जी नहीं। उनका कल्चर का बहुत फर्क है। अरब असली इधर है, सऊदी अरेबिया। अरब इधर है, कुवैत। अरब इधर है, जो मिडिल ईस्ट के अंदर है। फिलिस्तीनियों को जबरदस्ती, वो ठीक है, आप देखिए कि अरब साइलेंट हुआ था फिलिस्तीन के मामले के अंदर। मैं पे एक चीज जिक्र करना चाहूंगा, 1982 से लेकर के 2005 तक के किंग फाद की हुकूमत थी। किंग फाद साहब सऊदी अरेबिया के किंग थे 82 से लेकर 2005 तक के। उसी दौर में बाहर भी था। रीगन साहब का फोन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मेरे आपके श्रोताओं को, आप लोग सुनिए ध्यान से। 85-86 की बात है, वो डेट मुझे याद नहीं, लेकिन उनके आर्काइव में दर्ज है। मैंने किसी सऊदी अरेबिया के किंग फाद यूनिवर्सिटी जद्दे की मेरी बातचीत हुई थी, क्या यह बात सच है? तो उसने कहा था सच है, हमारे क्या रिकॉर्डेड है। हुआ यह था, रीगन प्रेसिडेंट थे। रीगन साहब ने फोन किया किंग फाहद को, और उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रा रेबल्स को, ध्यान दीजिएगा, कॉन्ट्रा रेबल्स को आप सपोर्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा। कॉन्ट्रा रेबल्स जो है लड़ रहे हैं अपनी उसके लिए, जमीन के लिए और अपने मुल्क के लिए। मैं बता दूं कॉन्ट्रा रेबल्स कौन थे। ये कॉन्ट्रा रेबल थे निकारागुआ के अंदर जो फाइटिंग कर रहे थे, वहां की
कम्युनिस्ट रिजीम से। निकारागुआ में उस जमाने में डेनियल ओर्टेगा थे प्रेसिडेंट, कम्युनिस्ट थे वो, जैसे क्यूबा के कम्युनिस्ट थे। तो डेनियल ओर्टेगा साहब से लड़ रही थी कॉन्ट्रा रेबल्स, उसको अमेरिका बैक कर रहा था, वेस्टर्न फोर्सेस उसको बैक कर रही थी, और खास करके अमेरिकन कमांडोज भी उनको ट्रेन कर रहे थे कॉन्ट्रा रेबल्स को, जो वहीं के निकारागुआ के लोग थे। बहुत छोटा सा मुल्क है साउथ अमेरिका के अंदर। रीगन साहब ने कहा इन कॉन्ट्रा रेबल्स को सपोर्ट करिए। तो किंग फाहद साहब ने यह कहा कि फिलिस्तीन के बारे में आपकी क्या राय है, फिलिस्तीन को आप सपोर्ट करिए, उनको उनका जगह दिलवा दीजिए। तो रीगन ने कहा बिल्कुल यस, रीगन तैयार हो गए। तो किंग फाहद साहब ने उनको शुक्रिया अदा कहा बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और किंग फाहद साहब ने यासर अराफात जी को मैसेज भेजा कि मुझसे बात करें। यासर अराफात साहब ने फोन किया तो किंग फाहद साहब ने उनसे कहा आपका फिलिस्तीन बन रहा है, आपका मुल्क बन रहा है आपके लिए, इतना कहना था। तो शुक्रिया किया यासर अराफात साहब ने, गए वो गए। उसके बाद ढूंढते रहे महीनों, यासर अराफात दौड़ लगा दी कि फिलिस्तीन नहीं बनेगा, फिलिस्तीन बनेगा तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। और ये रिकॉर्डेड है सऊदी अरेबिया के अंदर, तो पढ़े लिखे लोग हैं सऊदी अरेबिया के। मैंने उस जमाने में भी किंग फाहद यूनिवर्सिटी देखी है, उस जमाने में मैंने इनके एमबीबीएस डॉक्टर देखे जो एफआरसीएस करने जाते थे, जिस 40 के 40 लड़के लड़कियां एक ही बैच के अंदर निकलते थे एफआरसीएस करके सऊदी अरेबिया के। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, उस जगह के बारे में बता रहा हूं। मैंने फ्लाई करते देखे F-15 ईगल्स, वहां के फाइटर पायलट्स को मैंने देखा लो लेवल मिशन करते हुए डेजर्ट के अंदर, रॉयल सऊदियन एयरफोर्स के। हम लोग समझते हैं कि ऊंट के ऊपर चलते हैं वहां के लोग, ये लोगों के दिमाग में ऐसा परसेप्शन बना हुआ कि साहब वो ऊंट पे चलते हैं। मैंने देखा टोर्नेडो फ्लाई करते हुए, मैंने देखे F-15 ईगल्स, उनको उनके फाइटर पायलट को, उन्हीं के एक फाइटर पायलट थे जो स्पेस शटल में गए थे। बात यह नहीं है, बात यह है कि इतना गुमराह किया जा रहा है, कहानियों को बदल बदल के पेश किया जा रहा है, वो जैसे हमारे यहां हुआ है। असली लीडर का नाम ही नहीं लिया जाता है, जिसने फाइटिंग शुरू करी 1857 के जो गदर गदर कहते हैं, वो पूरा वॉर था। और सारे राजा, हिंदू राजा, मुस्लिम राजा मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे 1857 का गदर। गोली पहली जरूर मंगल पांडे जी ने चलाई थी, लेकिन उसके बाद वो जंग का रूप ले लिया था। उसको वीर सावरकर जी लिखते हैं अपनी किताब के अंदर, द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। पढ़ के देखिएगा, 1200 पेज की किताब, मुसलमान जरूर पढ़े उस किताब को। 350 पेज के अंदर उन मुस्लिम राजाओं महाराजाओं का जिक्र किया है वीर सावरकर जी ने कि कैसे उन्होंने जंग लड़ी। उसमें बेगम हजरत महल का भी नाम है। तो हमारे यहां तो नेतागिरी में उनका नाम ही छुपा दिया गया, वीर सावरकर नाम लेना बंद कर दिया गया। वीर सावरकर जिसे मिलकर गए थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर जी ने उनसे कहा था कि ये जंग यहां नहीं लड़ पाएंगे, आप बाहर जाके जंग लड़ेंगे। और एक रात उनके साथ गुजारी थी रत्नागिरी में, और पैर छू करके निकल गए थे सुभाष चंद्र बोस जी, और उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई। वो भी वीर सावरकर जी का रोल था। तो इस तरह के इतिहास को छुपाया जाता है, आपको बताया नहीं जाता है। लीडर कौन सा बताया नहीं जाता है। एक डायनेमिक कैरेक्टर थे वीर सावरकर, एक डायनेमिक कैरेक्टर थे। मैंने पढ़ा है उनको, जब पढ़ के मैं तो हैरान रह गया कि क्या लिखते हैं वो और क्या उनकी जिंदगी थी। मैं बहुत ज्यादा बोल गया हूं, लेकिन ये हमास और सऊदी अरेबिया या यूक्रेन अरब की, अब यूक्रेन की, इसराइल की लड़ाई को भी, उसकी रशिया की लड़ाई को बता दूं साहब, ये भी पॉलिटिकल लड़ाई है। और लड़ाई वहां पर रिलीजन की हो रही है। मेथोडिस्ट और कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स चर्च लड़ रहे हैं। एक लाइन छोड़ के जा रहा हूं, अगली वीडियो में देखिएगा वहां कौन लड़ रहा है और किसको हायर किया है यूक्रेन ने। किराए के सोल्जर किस कंपनी से लिए हैं जो रशिया से लड़ रहा है। जैसे रशिया की एक प्राइवेट आर्मी थी, उसने म्यूटनी कर गई, वो चली गई है यूक्रेन की तरफ। सीधी मेथोडिस्ट और कैथोलिक की लड़ाई चल रही है। नेटो के अंदर ज्यादातर जितने कंट्री है, ज्यादातर मेथोडिस्ट है, जिसमें मेनली अमेरिका है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मुझे सुनने का। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, हम बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, वंदे मातरम।